हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम टीजीटी कमीशन मेडिकल की सीरीज़ कर रहे थे जो हमने बीच में रोक दी थी कुछ टाइम पीरियड के लिए। अभी हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारी ऑर्गेनेलीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो आप इनमें बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो कि इनके अंदर होती हैं। तो जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो आपको वो चीज़ें करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझ लेते हैं। प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसका काम है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। क्योंकि हमने बोला था कि सेल क्या है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, वो सारे काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी के? सेल कर रहे हैं। लेकिन सेल को काम करने के लिए एनर्जी की भी तो जरूरत है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा उसको? वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके दो मेन काम होते हैं। एक होता है एटीपी की फॉर्मेशन करना और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करना। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका एरोबिक यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। ये प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट होगा। ये एनारोबिक यूकैरियोट्स में भी एब्सेंट होगा। सिर्फ एरोबिक जो रेस्पिरेशन करते हैं ऐसे यूकैरियोट्स के सेल में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक बड़ा सा एक क्या है, बीन शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। बाहर इसके क्या है, एक मेम्ब्रेन है और एक इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इस तरह से दिख रही है आप सभी को। तो इसको हम बोलेंगे, जो बाहर वाली है उसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर वाली है उसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन्स है ना, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रही है ना, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रही है, ये जैसे रिजेस जैसे बना रही है। तो इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्रिस्टे। क्या कहते हैं इनको? हम क्रिस्टे कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारी मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है और ये जो मेम्ब्रेन है इनमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हो रखी है। इन इनफोल्डिंग्स को हमने बोल दिया क्रिस्टे। अब आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में जो ये बाहर येलो वाला पोर्शन आपको दिखने को मिल रहा है, दैट इज योर आउटर चैम्बर। क्या है ये? आउटर चैम्बर है। और एक आपको ये अंदर फ्लोरोसेंट कलर का दिख रहा है, दैट इज योर इनर चैम्बर। दो चैम्बर हो गए, दो मेम्ब्रेन्स हो गई। मेम्ब्रेन कौन सी थी? एक बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन थी, एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन थी। चैम्बर्स भी सेम, एक बाहर वाला आउटर चैम्बर हो गया और एक अंदर वाला इनर चैम्बर हो गया। के बाद आप देखेंगे कि जो आपका इनर चैम्बर है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है आपका बहुत सारा फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है और अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है। इसको हम ब्रीफली आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। बस मैं आपको एक जनरल व्यू दे रही हूँ इस पूरे पिक्चर का। आप देखेंगे जो आपका इनर चैम्बर है उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लगे हुए हैं पूरी इनर मेम्ब्रेन पे। इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम्स। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो दो क्रिस्टेज हैं, जैसे ये क्रिस्टे है और एक ये क्रिस्टे, इसके बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हमने बोला क्रिस्टे जंक्शन। और ये जो अंदर वाला जो मैट्रिक्स है इनर चैम्बर के अंदर, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं। डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है? और भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको एक क्विक क्विक रिव्यू दे दिया कि क्या-क्या है इसमें। हमने देखा एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है? फिर एक अंदर इनर मेम्ब्रेन है, 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक बाहर वाला आउटर कंपार्टमेंट है जो कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में है और एक इनर कंपार्टमेंट है जो कि आपका कहाँ पर है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड को प्रेज़ेंट है। बहुत सारे क्रिस्टेज़ बने हैं। ये जो क्रिस्टे है इसके अंदर मैट्रिक्स फील्ड है। इस मैट्रिक्स में आपके क्या है, बहुत सारे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रेजेंट है। इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स लगे हैं जिनको हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स कहते हैं। दो जो आपके क्रिस्टे हैं उनके बीच का एक स्पेस है जिसको हम क्रिस्टे जंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका एक मैंने मोटा-मोटा सा आपको स्ट्रक्चर जो है इसका बता दिया। तो चलिए ये तो हो गया आपका इसका एक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू। अब हम इसकी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि किसने-किसने इसको डिस्कवर किया है, क्या नहीं। तो चलिए, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया है कोलिकर ने 1850 में। मतलब सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन्होंने, कोलिकर ने 1850 में। फिर जो है आर ऑल्टमैन आए, आर ऑल्टमैन ने इसका नाम दे दिया बायोब्लास्ट। फिर जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने कॉइन करी है? वो करी है सी बेंडा ने 1897 में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट से लेकर हायर लेवल तक के बहुत जगह पे आ जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो किसने दी थी? सी बेंडा ने दी थी। ये जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, एनारोबिक यूकैरियोट्स में एब्सेंट है और जितनी भी मैच्योर आरबीसीज़ हैं, एग्स हैं वहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे? एब्सेंट मिलेंगे। इनका नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगा वहाँ पर इसकी नंबर क्या है? ज़्यादा होंगे। जहाँ पर सेल जो है इनएक्टिव है, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा, उस केस में जो है इनका नंबर क्या होगा? कम होगा। तो ये आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं याद रख सकते हैं। जैसे आपकी जो ग्रीन एल्गी है क्लोरेला, उसमें एक ही
जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेज़ेंट होता है और वैसे ईस्ट हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, इनमें भी बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया जो है देखने को मिलते हैं। मोस्टली एक बड़ा-सा ब्रांच माइटोकॉन्ड्रिया ही इनमें प्रेज़ेंट होता है। फिर आपके लिवर सेल की बात करते हैं, तो लिवर सेल थोड़ा-सा फंक्शनिंग ज़्यादा एक्टिविटी है उनकी। तो उनके केस में जो है एक सेल के अंदर 500 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेज़ेंट होते हैं। कुछ oocytes होते हैं, उनमें 30,000 होते हैं। जो जायंट अमीबा है दैट इज़ योर क्योस उसमें आपके 50,000 होते हैं और जो आपके फ्लाइट मसल सेल्स होते हैं, उनमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया आपको एक सेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिर बोलते हैं जो डोर्मेंट सेल्स होते हैं, डोर्मेंट सेल्स क्या होते हैं? जो थोड़े से रेस्टिंग स्टेट में चले जाते हैं। मतलब जो कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपनी एक्टिविटी को क्या करके रखा है, सप्रेस करके रखा है, वो कुछ फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सेल्स जो कि डोर्मेंट स्टेट में है, उनके केस में क्योंकि एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, बहुत कम हो रही है, तो उनके केस में भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होंगे। बाकी जो आपके जर्मिनेटिंग सेल्स हैं, उनमें तो ऑब्वियस सी बात है, जर्मिनेटिंग सेल्स है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है सेल की, तो उनमें नंबर इनका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो ग्रीन सेल्स होते हैं ना, ग्रीन प्लांट के सेल्स होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स के कंपैरिज़न में कम होता है। एनिमल सेल्स में भी ज़्यादा होता है, नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स में भी ज़्यादा होता है, पर ग्रीन सेल्स जो ग्रीन प्लांट के सेल्स हैं, उनमें इनका नंबर कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है देखो, मोस्टली आप क्या सोचोगे कि भाई ग्रीन प्लांट है तो इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, नॉन ग्रीन वाले में कम होना चाहिए, बट हमने तो बोला कि नॉन ग्रीन वाले में ज़्यादा है। एनिमल सेल में भी ज़्यादा है, पर ग्रीन प्लांट सेल में कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जो ग्रीन प्लांट होता है ना, उसके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो सारी एनर्जी सिंथेसिस का काम वही कर लेते हैं, तो उनको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट में उतने है ही नहीं, या मैं कहूँ है ही नहीं बिल्कुल भी। तो उनके केस में एनर्जी जो पूरा का पूरा काम है, वो कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑब्वियसली उनके केस में क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमें नंबर समझ आ गया कि किसमें कितना होता है, कहाँ प्रेज़ेंट है, कहाँ एब्सेंट है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट चलें? चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा शेप एंड साइज़ कि कैसा शेप है, क्या है इसका, ठीक है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो प्लियोमॉर्फिज़्म शो करता है। प्लियोमॉर्फिज़्म का मतलब है जो बड़ी सारी शेप और साइज़ेज़ में एक्ज़िस्ट करता है कोई, और उनका एक साइज़ या शेप नहीं है कि वो हर बार इसी शेप के होंगे, इसी साइज़ के होंगे। इनका साइज़ और शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है। स्फेरिकल हो सकता है ईस्ट के केस में, सिलिंड्रिकल है, सॉसेज शेप है, ट्यूबुलर या फिलामेंटस हो सकता है, ट्यूबुलर या ब्रांच्ड हो सकता है जैसा क्लोरेला में है। लेंथ जो है इसकी 5 टू 10 माइक्रोमीटर तक होती है, डायमीटर इसका 0.5 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है? तो आपने बस इसमें जो याद रखना है दैट इज़ ये प्लियोमॉर्फिज़्म जो है वो शो करते हैं, और ये याद रख सकते हो जिनके मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिए हैं कि ईस्ट का कैसा शेप का होता है, क्लोरेला का कैसा होता है, ये आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। रफली तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया, बट आप फिर भी देख सकते हैं। तो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हमने बताया कि 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू हमने जब पढ़ा या जाना कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दूसरा है चैम्बर्स। अब जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स हैं वो भी 2 हैं, चैम्बर्स हैं वो भी 2 हैं। ये 2 लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स कौन-सी हैं? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। याद आया? डायग्राम में देखो ध्यान से कि क्या है, देखो ये बाहर वाली है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, और ये अंदर वाली क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स को हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। फिर दूसरी हम बात करते हैं चैम्बर्स की। ये हो गया बाहर वाला आपका क्या? आउटर चैम्बर, और ये अंदर वाला हो गया आपका इनर चैम्बर, ठीक है? इनको हम माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स भी बोलते हैं। अब एक-एक करके चलो जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स की या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की। सबसे बाहर वाली देखो आउटर मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है, किससे बनी है, क्या नहीं है इसमें, ठीक है? तो जो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसमें क्या है, प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में प्रेज़ेंट है। अराउंड 50% प्रोटीन आपको जो है इस मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। स्मूथ है, आप देखोगे कोई इसमें इनफोल्डिंग्स नहीं हुई हैं, और ये फ्रीली परमिएबल है, मतलब कोई भी चीज़ ईज़िली जो है इसके थ्रू आर-पार जा सकती है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आउटर मेम्ब्रेन में प्रेज़ेंट नहीं होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे आगे जाके, तो आपको वहाँ पे ये काम आएगी ये चीज़, कि कहाँ पे होती है वो। तो वो आपने याद रखी कि आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया में तो है, वहाँ तो होती नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आउटर मेम्ब्रेन में तो ये हमने बोल दिया, वहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स का नंबर ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का नंबर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है? क्या देखा हमने, प्रोटीन जो है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली, अगर मैं बात बात करूँ इनर मेम्ब्रेन के हिसाब से। 50% के आस-पास जो है इसका प्रोटीन कंटेंट है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड का अमाउंट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है। स्मूथ है, कोई इनफोल्डिंग्स नहीं है, फ्रीली परमिएबल है, और कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर नहीं है। अब इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कंटेंट जो है वो आउटर वाली से ज़्यादा है, अराउंड 80%। सेमी परमिएबल है, वो कैसी थी? फ्रीली परमिएबल थी। ये कैसी है? सेमी परमिएबल है नेचर में, और इसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनी हुई हैं अंदर की तरफ को, ठीक है? अब फोल्डिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए, इनर इनवर्ड्स हो रही है, इनवर्ड हो रही है या आउटवर्ड हो रही है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स होती हैं वो इनवर्ड फोल्डिंग्स होती हैं, और इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। अब क्रिस्टे को देख लेते हैं एक बार कि क्रिस्टे क्या है। देखिए ये इनफोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन की, जो क्या कर रही है, क्योंकि हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया का 2 ही तो काम है, एक तो एटीपी की फॉर्मेशन करना, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन करना, और ये सारे के सारे काम ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे हैं।
तो जब हम क्रिस्टेज़ बना देंगे, इनफ़ोल्डिंग्स बना देंगे तो उससे उसका सरफ़ेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफ़ेस एरिया बढ़ जाएगा तो सेल रेस्पिरेशन हो गई, एटीपी की फ़ॉर्मेशन हो गई, इनका भी क्या हो जाएगा रेट, इंक्रीज़ हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएँगी। ये जो क्रिस्टे होते हैं, ये बहुत सारे न्यूमरस न्यूमरस टाइनी पार्टिकल्स अपने ऊपर होल्ड करके रखते हैं। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको दिख रहे हैं ये इनफ़ोल्डिंग्स के अंदर हमने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं अंदर रेड कलर के। ये क्या हैं आपके? इनको हम ऑक्सीज़ोम्स बोलते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं। आपने F1 पार्टिकल या ऑक्सीज़ोम मोस्टली यही याद रखना है। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्विस्ट करके अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके अदर नेम्स भी पता होने चाहिए। तो इनको क्या-क्या बोलते हैं देखो, ऑक्सीज़ोम्स भी बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, रेस्पिरेटरी असेंबलीज़, इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स और फर्नांडीज़ मॉडल। ठीक है, अगर आपको याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रहते हैं तो आपने बस ऑक्सीज़ोम, F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो याद रखने ही रखने हैं, कि जो क्रिस्टे हैं, उनके अंदर ये जो छोटे-छोटे न्यूमरस टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीज़ोम या फिर F1 पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अगर बाकी याद रखना है तो आप बाकी भी याद रख सकते हो। अब ये जो F1 पार्टिकल है, ठीक है? इसमें एफ नॉट, F1 पार्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, ये क्या है? ये हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं बताती हूँ। जो ऑक्सीज़ोम होता है, इन ऑक्सीज़ोम, अब ऑक्सीज़ोम में बोलूँगी ना तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्रक होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उन उन इनफ़ोल्डिंग्स के ऊपर जो टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट है, उनकी बात कर रहे हैं। अब उन ऑक्सीज़ोम्स के अंदर क्या है देखो, उन ऑक्सीज़ोम्स के अंदर प्रेज़ेंट है एटीपीएज़ एंजाइम। ये एटीपीएज़ एंजाइम किस में काम आता है? एटीपी की सिंथेसिस करने में काम आता है। और एटीपी की सिंथेसिस कब होती है? जब ऑक्सीडेटिव फ़ॉस्फोराइलेशन होती है। तो आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीज़ोम्स हैं, उन ऑक्सीज़ोम्स में क्या प्रेज़ेंट है? एटीपीएज़ एंजाइम प्रेज़ेंट है। ये एटीपीज़ एंजाइम किसमें काम होत आता है? एटीपी की सिंथेसिस करवाने में। और एटीपी की सिंथेसिस होती कब है? जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है तब। ठीक है? उसके बाद एंजाइम्स जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हैं, वो भी सारे के सारे क्या हैं? इसी इनर मेम्ब्रेन में प्रेज़ेंट है और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्या हैं? कॉन्टैक्ट में है। तो एंजाइम्स भी कहाँ पे प्रेज़ेंट है आपके? यहीं इनर मेम्ब्रेन में है, एटीपी की सिंथेसिस भी यहीं हो रही है। अब हर F1 पार्टिकल जो है या जो ऑक्सीज़ोम है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं देखो। यहाँ पे आपको एक मैं डायग्राम दिखाती हूँ, दिख रहा है डायग्राम? तो इस तरह के 3 पार्टिकल्स होते हैं इस ऑक्सीजोम के, जब आप इसको बिल्कुल डीप खोल के देखोगे ना स्ट्रक्चर को नज़दीक से, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा ये इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो कौन-कौन से हैं वो पार्टिकल्स? फर्स्ट है इसका हेड पीस, जिसको हम F1 सब यूनिट भी बोलते हैं, फिर है स्टॉक, जिसको हम F5 या F6 सब यूनिट भी बोलते हैं, और फिर है बेस पीसेस, जिसको हम F0 सब यूनिट बोलते हैं। अब जो ये हेड पीस है या मैं कहूँ F1 सब यूनिट है, यहाँ पर प्रेज़ेंट होती है एटीपी सिंथेटेज़। ठीक है? इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपका वो एटीपी सिंथेटेज़ एंजाइम जो है वो प्रेज़ेंट होता है, एटीपीज़ एंजाइम प्रेज़ेंट होता है, जो कि एटीपी की सिंथेसिस करवाता है। इसलिए इसको एटीपी पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है? हेड रीजन में हो रहा है ऑक्सीज़ोम के, सारा एटीपी की सिंथेसिस। फिर स्टॉक है, F5 या F6 सब यूनिट, ये क्या कर रहा है? इस हेड को लिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है। फिर बेस है, बेस को हम F0 सब यूनिट बोलते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और एक सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर को। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये था हमारा किसके बारे में? लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे चैम्बर्स के बारे में। तो हमारे पास अगेन हमने बोला कि 2 चैम्बर्स हैं, एक आउटर चैम्बर है, एक इनर चैम्बर है। जो आउटर चैम्बर है, इसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कई बार एग्जाम्स में पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में। तो आउटर चैम्बर जो मेम्ब्रेन का है, उसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ये स्पेस किस-किस के बीच में है देखो, जो बाहर वाली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके, और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसको हम पेरिमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है वो बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो क्रिस्टे है ना, इसके क्रिस्टे के अंदर तक डीप जो जगह है, वो भी इसी स्पेस के अंदर काउंट होती है। वो भी आउटर चैम्बर का ही हिस्सा है, जो आपको ये स्पेस दिख रहा है ना बीच में क्रिस्टे इंटर क्रिस्टे स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर वाली जगह भी आपकी आउटर चैम्बर में ही आती है। और इसमें फ्लूइड प्रेज़ेंट होता है, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेज़ेंट होते हैं। फिर बात करते हैं इनर चैम्बर की। जो इनर चैम्बर है आपका, वो कहाँ पर है? वो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है। इसमें आपका सेमी फ्लूइड प्रेज़ेंट है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, आरएनए, डीएनए है, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है यहाँ पे, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज़्म होता है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इनर चैम्बर के अंदर होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अपना खुद का क्या होता है? राइबोसोम होते हैं, खुद का ही क्या होता है? डीएनए होता है, इसीलिए उसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज़ भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्शियली कंट्रोल होता है, मतलब पार्शियली तो इसका जो फंक्शनिंग है ना, वो इसका खुद का डीएनए आरएनए संभाल लेगा। लेकिन बाहर का जो इसका सेलुलर जो आपका राइबोसोम्स हैं या सेल का जो डीएनए है, आधा फंक्शन वो भी करता है इसको कंट्रोल करने का। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फुल्ली ऑटोनॉमस है, ऑर्गेनेलीज़ सेमी ऑटोनॉमस है, क्योंकि आधा काम ये खुद कर रही हैं, आधा सेल के ऑर्गेनेलीज़ इनकी हेल्प कर रही हैं। ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो कैसा है? स्मॉल है, सिंपल सा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। जो साइज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है प्लांट्स में एनिमल के कंपैरिज़न में।
फिर ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है क्योंकि इसका खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं और ये राइबोसोम होने है तो फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा। इसका डीएनए कैसा होता है? नेक्ड होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर से इसके नहीं होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है वो 55s टू 70s का होता है, ठीक है? इसीलिए इसको प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम के साथ भी रिज़ेम्बल किया जाता है। बताया था ना प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है 70s राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80s होता है। तो इसमें हमने बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है ना वो भी 55 टू 70s का होता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम से रिजेंबल करता है। जो मैमल्स के सेल का राइबोसोम होता है वो 55s होता है और इसका जो S है सब यूनिट दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 35s एंड 25s और ये जो होता है स्मॉलर साइज का होता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के कंपैरिजन में। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम हुए जो सेल का खुद का साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पड़ा हुआ है उसके कंपैरिजन में इसका जो है वो क्या है साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक विटामिन प्रेज़ेंट होता है दैट इज़ योर राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन वो आपका विटामिन बी2 और ये इसी की वजह से राइबोफ्लेविन की वजह से ही जो मैट्रिक्स है उसका कलर थोड़ा येलोइश कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में आपको बहुत रेयर मिलती हैं ये चीज़ें ऐसी छोटी-मोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, है ना? तो क्या है मैट्रिक्स के अंदर एक विटामिन है राइबोफ्लेविन या विटामिन बी2 भी प्रेज़ेंट है जिसकी वजह से मैट्रिक्स को येलो कलर मिल रहा है। जब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस की गई तो हमें पता चला कि जो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के ही ग्रोथ और डिवीजन से बनकर मिलता है हमें। कोई मतलब ऐसा कोई स्पेशल मैकेनिज़्म नहीं है उसके डेवलपमेंट का, वो उसी से ही जो है वो बनता है जो पुराना वाला होता है। उसके बाद ऑटोनॉमी देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, तो वही सेम चीज़ें होंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो हर तरह के आरएनए को जो है रेप्लिकेट और प्रोड्यूस करता है। हर तरह का आरएनए कैसा? चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, सारे तरह के आरएनए जो हैं वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रोड्यूस भी होते हैं, रेप्लिकेट भी होते हैं। ये अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं इनके, इसीलिए ये बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो या प्रोटीन्स जो है वो बनाते रहते हैं, जो कि इनकी फंक्शनिंग माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ये जो हैं खुद की स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर प्रोटीन्स मान लो आपकी कुछ सेट ऑफ अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, जैसे एबीसी मान लो कोई सीक्वेंस है। ये जो एबीसी सीक्वेंस है ना, इसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और ये क्या करेंगे एबीसी सीक्वेंस, ठीक है? ये रिपीट करते रहेंगे अपने आप को। जैसे घर बनाने के लिए ईंटें हैं ना, तो आप क्या करते हो एक ईंट के बाद दूसरी ईंट, दूसरी दूसरी के बाद तीसरी ईंट ऐसे रखते हो और एक स्ट्रक्चर बनाते हो। तो वैसे ही मान लो कि एक जो ईंट है, ये भी क्या है कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं, ठीक है? जिनकी खुद की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है एक और वो क्या करते हैं खुद को रिपीट करते रहते हैं और पूरा एक सेल का जो है वो क्या बनाते हैं स्केलेटन बनाते हैं और उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर? जो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो प्री एक्जिस्टिंग वन से ही डेवलप होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज करते हैं, डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, ठीक है? या फिर ऑर्गेनेलीज़ की एक्टिविटी कैसी है, उसके हिसाब से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करते रहते हैं। जब एटीपी कंसंट्रेशन और रेस्पिरेटरी चेन जो है वो रुक जाती है मतलब एटीपी कंसंट्रेशन लो है और रेस्पिरेटरी चेन आपकी इनहिबिटेड है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका इनएक्टिव स्टेट में होता है या फिर उसको हम ऑर्थोडॉक्स स्टेट भी बोलते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जब एक्टिव होता है फॉस्फोराइलेशन के दौरान जब वो एटीपी की प्रोडक्शन कर रहा होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कंडेंस्ड या फिर एक्टिव स्टेट कहते हैं और इस टाइम पे जो क्रिस्टेज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है ना वो बड़ा एनलार्ज्ड हो जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है मैंने अभी बताया आपको क्योंकि फुल्ली ऑटोनॉमस ये नहीं है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जो है वो आधी तो वो खुद के ऑर्गेनेलीज मतलब उनके खुद का आरएनए और डीएनए और ये राइबोसोम्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी का आधा जो है वो आपका सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी कंट्रोल कर रहा है, साइटोप्लाज्म कितना मटेरियल उनको दे रहा है, ठीक है? वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या फंक्शंस हैं। तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस का पार्ट होते हैं। जनरली जो मदर है ना, मतलब फीटस है, ऑर्गेनिज़्म है, वो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव करता है, वो अपनी मदर से रिसीव करता है। ठीक है? तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस में भी इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मदर से ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सारा किस में जाएगा? फीटस में जाएगा। फिर पावर हाउस ऑफ द सेल है क्योंकि ये एटीपी की प्रोडक्शन करता है और एटीपी क्या है? एनर्जी है वो सेल की। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे कैल्शियम को जो है स्टोर करके भी रखता है और रिलीज़ भी करता है जब ज़रूरत होती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज़ होते हैं। जो सबसे पहला अमीनो एसिड बनता है वो है ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है और जो आपका एस्पार्टिक एसिड है वो आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलकर बनता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट का भी काम करता है बड़े सारे बायोकेमिकल्स की सिंथेसिस में। जैसे अब क्लोरोफिल बन रहा है, साइटोक्रोम बन रहा है, स्टेरॉइड्स हैं, पिरिमिडीन्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं। उनकी प्रोडक्शन के दौरान पे या उनकी सिंथेसिस के दौरान पे जो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। इंटरमीडिएट का काम क्या हुआ? जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको आपके फ्रेंड को क्या करना है लेटर देना है, तो उस लेटर को वहाँ तक कौन पहुँचाएगा?
पोस्टमैन पहुँचाएगा, तो पोस्टमैन ने आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम किया। तो वैसे ही है, जब भी क्लोरोफिल या साइटोक्रोम या स्टेरॉइड्स, ठीक है, बहुत इनकी जब सिंथेसिस हो रही होगी, तो उस दौरान पे ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट का काम करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की ये मेन साइट होती है, ठीक है, थर्मियोजेनेसिस की साइट होती है। थर्मियोजेनेसिस जो ऑर्गेनिज़्म में हीट प्रोडक्शन होती है ना, तो वो जो हीट प्रोडक्शन का काम है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं देख लेते हैं। जो क्रेब साइकिल्स हैं, ये साइकिल्स हम सारी पढ़ेंगे आगे, जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना प्लांट फिजियोलॉजी में, उस दौरान हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो क्रेब साइकिल होती है, वो भी कहाँ पे प्रेज़ेंट होती है या कहाँ पे होती है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स के अंदर ही होती है। और जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, 70s राइबोसोम्स मैट्रिक्स में प्रेज़ेंट होते हैं। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसमें लेस अमाउंट ऑफ कार्डियोलिपिन्स प्रेज़ेंट होते हैं। ये कार्डियोलिपिन्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके आर्किटेक्चर को, उसकी मॉर्फोलॉजी को मेंटेन रखने में, ताकि वो मेंटेन रहे। साथ में जितने भी वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को भी ये क्या करते हैं, कार्डियोलिपिन्स रेगुलेट करते हैं। तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये कार्डियोलिपिन्स का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। और जो आपका ये है फॉस्फेटाइडिल इनआइसोटोल है, इसका अमाउंट जो है और कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा होता है। अब ये जो फॉस्फेटाइडिल इनआइसोटोल है, ये क्या है? ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये सेल सिग्नलिंग में काम आते हैं, ठीक है? जो ये इनआइसोटोल है, ये सारे के सारे आपके सेल सिग्नलिंग जब आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, वहाँ पे आपको समझ आएगा, अभी आपके उस लेवल का नहीं है, ठीक है? या फिर ये जो आपका फॉस्फेटाइडिल इनआइसोटोल है, इसकी सेल सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना, तब हम इसको डीपली पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन्स का अमाउंट कम होता है और इस फॉस्फेटाइडिल इनआइसोटोल और कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। इसमें स्टॉकलेस पार्टिकल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिसको हम सब यूनिट्स ऑफ पार्सन बोलते हैं। स्टॉकलेस पार्टिकल्स का मतलब हुआ, जैसे आपने अभी ऑक्सीसोम्स देखे ना, तो ऑक्सीसोम्स कैसे थे? स्फेरिकल स्ट्रक्चर थे, जो बेस के साथ क्या थे? एक स्टॉक के साथ कनेक्टेड थे। तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन उनकी कोई स्टॉक नहीं होती है। वो जस्ट बिना स्टॉक के ही होते हैं, इसलिए उनको स्टॉकलेस पार्टिकल्स बोलते हैं और उनका नाम होता है सब यूनिट्स ऑफ पार्सन। यहाँ तक हो गया? इसके बाद बोलता है वाइटेलोजेनेसिस में भी ये यॉक का जो न्यूक्लियस होता है, वो वाइटेलोजेनेसिस को क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। साथ में जो स्पर्म होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, जब स्पर्म बन रहा होता है, तो उस स्पर्म का जो मिडल पीस होता है, जिसको हम निबेंकन बोलते हैं, उसको बनाने में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना स्पर्मेटिड्स के, वही इस मिडल पीस को या इस निबंकन को जो है स्पर्म के बनाते हैं। जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, उसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी चेन के। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे ना, वहां पर आप इनको समझेंगे कि ये क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बड़े सारे साइटोक्रोम्स यूज होते हैं, तो वो जो साइटोक्रोम्स है ना, वो भी इस इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं वो? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, ए3, कोइनोन, यूबिक्विनोन, एफएमएन क्या है आपका? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एनएडी क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। डीपीएन क्या है आपका? डाइफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड। और एफईडी क्या है आपका? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो सच नीड कि आपको ये याद ही रखने हैं। वैसे ये आपको अभी जब ईटीसी हम पढ़ेंगे ना आगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तब आप इनको ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। पर आपने इतना याद रखना है कि ये सारे के सारे साइटोक्रोम जितने भी आपकी ईटीसी में यूज होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में आपकी ईटीसी चल रही है, तो वहां से वो क्या उस मैट्रिक्स में आएंगे। ये हम सारा पढ़ेंगे आगे, है ना? उसके बाद ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कितनी बार बता चुकी हूँ कि एटीपी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। तो उसका मेन साइट यही है। जो हेम प्रोटीन होती है, हेम प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है? जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें जो हेम प्रोटीन है, उसकी भी सिंथेसिस यही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर या और इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन क्या होती है? एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि आयरन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवाती है। कहाँ पे? कार्डियक और स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसकी टिश्यूज में। ठीक है, फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया की लाइफ पीरियड है ना, वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब सिर्फ़ 5 दिन तक ही वो सर्वाइव करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते हैं। उसके बाद बोलता है कि जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो काफ़ी रिच होता है ग्वानिन और साइटोसिन रेशो में, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रिच होता है डीएनए में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और जितने भी आपके 70% ऑफ द टोटल एंजाइम्स होते हैं ना सेल के, वो सारे के सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ी, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा, माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया है, इसके नंबर को देखा कि किसमें कितना नंबर है इसका। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस देखे। तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ आया होगा। इस लेवल पर जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हैंड रिटन नोट्स में लाती रहूँगी और आपका काम जो है वो ईज़ी करती रहूँगी, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े नोट्स बनाने में। और मैं कोशिश करती हूँ अपनी हर वीडियो में कि मैं और बेटर करूँ अपनी पिछली वीडियो से। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।